नमस्कार साथियों। साथियों, मैं इस वीडियो का शुरुआत एक मुहावरे के साथ करना चाहूँगा और उस मुहावरे का खुद ही मैंने बनाया है। दोस्तों, 2020 में कोरोना काल था और 2023 में कोरोना काल है और मेरा मानना है कि 2020 के उस कोरोना काल से भी ज़्यादा घातक 2023 का यह कोरोना काल है। पहले बीएड को लपेटा, अब एनआईएस डीएलएड को लपेट लिया। जब बीएड को लपेटा तो एनआईएस डीएलएड उछल रहे थे, अब जब एनआईएस डीएलएड को लपेटा गया तो बीएड वाले उछल रहे हैं और अभ्यर्थियों के मध्य की लड़ाई ही इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या ज़रूरत था किसी सरकार, किसी कोर्ट को? जो हो रहा था, होते रहता। खैर, जो भी हो, अब है कि समस्याएं बढ़ते ही जा रही हैं, उम्मीदें भी दिखाई जा रही हैं। जब केस लड़े जा रहे थे उस समय प्रयास नहीं किए गए और अब जब फैसला आ चुका है तो अब जो है उम्मीदें भी दिखाई जा रही हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं। खैर, हमारे कुछ साथीगण प्रयास कर रहे हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि प्रयास करें। प्रयास करने के बाद ही जो है कुछ परिणाम सामने आते हैं और जो सक्षम लोग हैं, जो नौकरी में हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, आर्थिक योगदान करें। शायद उनके प्रयास से 14 लाख घरों में बुझा हुआ जो दीपक है वो फिर से जल जाए। संभावनाएं भी हैं क्योंकि एनआईएस डीएलएड का मसला जो है वो बीएड वर्सेस बीटीसी से बिल्कुल ही हटके है। एनआईएस डीएलएड में सिर्फ इसलिए माननीय कोर्ट ने बाहर किया है क्योंकि एनसीटीई के द्वारा यह गजट नहीं निकाला गया था कि 24 माह का डीएलएड और 18 माह का डीएलएड दोनों इक्विवेलेंट है। यदि पहले ही गजट नोटिफिकेशन निकाल दिए गए होते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। जिस प्रकार 1 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड मान्य है, उसी प्रकार 18 माह का डीएलएड और 24 माह का डीएलएड भी मान्य होता। हालांकि अभी रास्ते हैं, एनसीटीई एमएचआरडी चाहे तो अभी जो है वो इसका समाधान है, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीदतः जो है प्रयास सफल भी हो जाएंगे। अब है कि सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई में जो एनआईएस डीएलएड धारी हैं, जो चयनित लोग हैं, उनके साथ क्या होगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों, 28 नवंबर 2023 को माननीय कोर्ट का फैसला आया है। वैसे सभी एनआईओएस डीएलएड धारी जिनका नियुक्ति 27 नवंबर 2023 तक हो चुका है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन पर कोई खतरा नहीं है। जब फैसला आया था उसी दिन मैंने कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से आप सभी को बता दिया था। 27 नवंबर 2023 के बाद से जिनका नियुक्ति हो रहा है, भले ही उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर हो रहा हो, यदि एनआईएस डीएलएड हैं तो उनके ऊपर खतरा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया जाए तो एनआईओएस डीएलएड को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जगह नहीं दिए जाएंगे क्योंकि 28 तारीख या फिर 28 तारीख के बाद जो भी एनआईएस डीएलएड है, यदि उनका ज्वाइनिंग होता है तो वह जो है कोर्ट के विरुद्ध चला जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 की जहाँ तक बात है तो उससे में 2 गंभीर समस्याएं हैं। पहला है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और दूसरा है एनआईओएस डीएलएड धारियों को उसमें सम्मिलित किए जाने को लेकर के। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जहाँ तक सवाल है तो 6 to 8 में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही है, हालांकि बीपीएससी आयोग प्रारंभ से ही जो नोटिस निकालता है वह काफ़ी असमंजस वाला होता है। मुश्किल से 10-20% लोग उनके आशय को समझ पाते हैं, 70-80% लोग समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों उनका ऐसा जो है नोटिस होता है जो आम लोग समझ ही ना पाए। और यह जो नोटिस दिया गया है बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो रहे हैं उसमें कौन लोग करेंगे, तो यह तो अच्छे लोग इसे समझने में नाकामयाब हैं। दोस्तों, जहाँ तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात है तो मेरा जहाँ तक समझ है, हालांकि मैं बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब से मांग करता हूँ कि वे बिंदु 2, 3, 4 को वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब समझा दें तो लोगों को बेहतर होगा।
तो 6 टू 8 का जहाँ तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सवाल है, तो चूँकि 6 टू 8 में कॉमर्स वाले भी आवेदन किए हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले को करने के लिए जो है वो अलाउ किया गया था। बीसीए वाले किए हैं, बीबीए वाले किए हैं, बीटेक वाले किए हैं, सभी लोग किए हैं, बीएससी आईटी वाले किए हैं, सारे लोग किए हैं। तो जहाँ तक सामाजिक विज्ञान का बात है, तो इसमें जो है 4 विषय जो है दिए गए हैं। उस 4 विषय में से कहा जा रहा है कि कोई 2 विषय आपको सिलेक्ट करना है। अब जो कॉमर्स वाले होंगे, वो चारों विषय में से कोई विषय नहीं पढ़े हैं। बहुत कॉलेजों में कॉमर्स जो होता है, उसमें अर्थशास्त्र पढ़ाया ही नहीं जाता है। अकाउंट ऑनर्स होते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बिजनेस स्टडी होता है सब्सिडरी के तौर पर, उसके बाद कॉम्बिनेशन में हिंदी इंग्लिश जो भी हो। तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो आवेदन तो सामाजिक विज्ञान के लिए किए हैं, तो क्या वे योग्य नहीं हैं? योग्य हैं। उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय उन चारों विषय में से 2 विषय सेलेक्ट करना है, जिन 2 विषयों पर उनको पकड़ है। लेकिन उसमें से एक विषय जो है ज्योग्राफी या हिस्ट्री हल-हाल में उनको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद या तो ज्योग्राफी हिस्ट्री सेलेक्ट कर लें, या फिर वे जो है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लें, या फिर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लें, या ज्योग्राफी पॉलिटी सेलेक्ट कर लें, या हिस्ट्री पॉलिटी सेलेक्ट कर लें। तो इस प्रकार उनको करना है। और जो 2 सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करेंगे, जिन जो सब्जेक्टों को सेलेक्ट करने के उपरांत वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उन्हीं 2 सब्जेक्ट से 80 नंबर के प्रश्न उनके पूछे जाएंगे। बाकी 40 नंबर तो प्रश्न जो है वो सामान्य, उसमें ही रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ईवीएस रहेगा, भूगोल रहेगा, आपका हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, वो रहेंगे ही 40 तक में। 9th-10th का जहाँ तक सवाल है, तो 9th-10th में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो बात है, वो उनके डिग्री पर आधारित है कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें जो है उनका ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर में वो 4 सब्जेक्ट हैं अथवा नहीं हैं। और उसमें से जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है, दोनों में से कोई एक उनको होना चाहिए। तो ये उनका आधार बनेगा। अब जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के पहले ही बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने डरा दिया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर यदि बाद में कोई छाँटता है, तो उसको जो है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उस पे कार्रवाई किया जाएगा। तो ये भी एक डर है। अब है कि बिंदु नंबर 3 जो है, वह है आपका 3 और 4। 3 में जो है वो एनआईएस डीएलएड से संबंधित है, और 4 भी 1 to 5 में एनआईएस डीएलएड से ही संबंधित है। तो साथ ही बीएड धारियों को लेकर के भी है, क्योंकि 1 to 5 में बीएड वाले तो सम्मिलित हो नहीं सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एनआईएस डीएलएड के संदर्भ में जो है स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। उसमें यही लिखा गया है कि जो है 1 to 8 के लिए जो है, 6 to 8 के लिए या 1 to 8 के लिए डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो मान्य होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो सितंबर 2017 से पूर्व कार्यरत हैं, तो उनका जो है 18 माह का डिप्लोमा मान्य है। अब इसमें जो है 2 बातें निकल कर के आ रही है। हालाँकि चूँकि बीपीएससी आयोग ने यह क्लियर नहीं कहा है कि सरकारी विद्यालयों में सेवारत, निजी विद्यालयों में सेवारत या फिर एड ऑन विद्यालय में सेवारत, तो उसका मतलब तो साफ यही होता है। चूँकि इन सर्विस का जहाँ तक सवाल है, तो एनसीटीई हो या माननीय कोर्ट हो या फिर एमएचआरडी मंत्रालय हो, सभी ने इन सर्विस सभी को माना है, चाहे वो निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हों, एड ऑन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हों या फिर सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हों। तो यदि इन सर्विस का बात किया जाए, तो इन सर्विस सभी थे, चूँकि जो इन सर्विस थे उन्हीं लोगों कोर्स किया है। तो वो सभी उस आधार पर, तो चाहे वो निजी विद्यालय के शिक्षक हों, एड ऑन को हों या सरकारी के हों, सभी शिक्षक जो है एनआईएस डीएलएड जो 18 माह का कर रखे हैं, वो सभी उस आधार पर मान्य हो जाएंगे, क्योंकि स्पष्ट निर्देश नहीं है। लेकिन यदि दूसरे अर्थ में समझा जाए, तो वो बीपीएससी आयोग का यह मान्य कहने का आशय होगा कि सरकारी विद्यालयों में जो है सितंबर 2017 से पहले तक कार्यरत हैं और उसके बाद उन्होंने एनआईएस डीएलएड किया है, तो वो मान्य हैं। तो अब यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा भेदभाव उत्पन्न किया जाता है, तो फिर उसमें भी माननीय कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका अमानना होगा, इसलिए कि माननीय कोर्ट का साफ-साफ कहना है कि 18 वर्ष का जो डीएलएड है, वह नौकरी बचाने के लिए था, न कि नौकरी में आने के लिए था। तो अब वैसे सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जो सितंबर 2017 से पहले कार्यरत थे, उन्होंने एनआईएस डीएलएड किया है, यदि वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होंगे, तो फिर निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने एनआईएस डीएलएड किया है, वे क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इस प्रकार जो है उस जो है खुद ही कंट्राडिक्शन है। वह जो बिंदु संख्या 3 जो बीपीएससी आयोग ने जो कहा है, वो खुद ही उससे कंट्राडिक्शन है। वह खुद ही जो है खुद कह रहा है, खुद ही काट रहा है। इसलिए उसको स्पष्ट करना चाहिए।
और बिंदु संख्या 4 में जो है वो बीपीएससी आयोग जो है अब बिहार के या फिर बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इतना काबिल समझता है बीपीएससी आयोग कि जैसे इनके पास वकालत का डिग्री हो। जो अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित होने वाले हैं उनके पास लगता है कि वकालत का डिग्री हो, इतना योग्य समझता है बीपीएससी। इसीलिए तो कहा कि आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंडिका 7 को आप में सहमति जताते हुए जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। अरे भैया, जो कंडिका 7 है उसको इतना सामान्य लोग समझ ही पाते तो फिर बात ही क्या था? फिर वो शिक्षक बनते प्राइमरी का। उसको बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग को आकर के और स्पष्ट एनआईएस डीएलएड को लेकर के और जो है स्पष्टता जाहिर करना चाहिए कि आखिर वे सम्मिलित एक लाइन में कि कौन लोग सम्मिलित हो पाएंगे और कौन लोग सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। असमंजस की स्थिति बरकरार रखा गया है। उसमें भी जो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो रहे हैं उसमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि आप जो है इतना से पूर्व जो है कार्यरत थे, और वहाँ पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कहाँ कार्यरत थे। तो कार्यरत तो भैया सब थे, जो कार्यरत थे वही तो एनआईएस डीएलएड किया है, तो फिर सब ना बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित होगा। और जब सब सम्मिलित होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया क्यों? फिर तो कोई मायने नहीं है सुप्रीम कोर्ट में उस केस का, उस फैसले का कोई मायने नहीं है जब सब सम्मिलित हो रहा है तो। लेकिन इसमें फैसला जो है वो अंततः अभ्यर्थियों को लेना है कि उनको सम्मिलित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि यदि आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है तो भविष्य में आपसे साक्ष्य भी मांगे जाएंगे कि आप, चूंकि आपने ऐसा इस आधार पर आप सम्मिलित हुए हैं, तो जब आप कार्यरत थे तो वहाँ का आप साक्ष्य लाइए। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे विद्यालय होंगे जो अब बंद हो गए होंगे, और वहाँ से हजारों की संख्या में जो है अभ्यर्थीगण एनआईएस डीएलएड कर रखा होगा, तो वे कहाँ से साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो अब यदि वैसा नहीं करते हैं, तो शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कदाचार का आरोप मढ़ते हुए और बीपीएससी आयोग जो है उन पर कार्रवाई कर देंगे। तो इस सब बातों को सोचते समझते हुए अभी समय है, जल्दीबाजी न करें। और बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से हम मांग करते हैं कि उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझाया जाए, ताकि जो असमंजस की स्थिति बना हुआ है अभ्यर्थियों के मध्य, उनके दिमाग से वो संशय, वो भ्रम, वो भय दूर हो जाए और वे स्वतंत्र रूप से बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित हो सकें। साथ ही एनआईएस डीएलएड धारी वैसे हमारे बंधुगण जो फैसला आने से के बाद या उससे पहले कहीं भी रेगुलर डीएलएड में यदि उन्होंने नामांकन करा लिया है और भविष्य में वो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं, तो वे यह रिस्क न ले। हो सकता है कि बीपीएससी आयोग जो है आप कदाचार का आरोप मढ़ते हुए आपको जो है 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए आप पे प्रतिबंध लगा दे, तो फिर आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो सक्षम नहीं है रेगुलर डीएलएड करने में और सिर्फ इसी पर आधारित हैं, तो रिस्क ले सकते हैं और वे जो है सम्मिलित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है अब इसमें 1 to 5 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, तो जो भरे हैं जिनका तैयारी अच्छा भी है लेकिन उन्होंने रेगुलर डीएलएड में यदि एडमिशन लिया है, एनआईएस डीएलएड धारित है, तो वे नहीं सम्मिलित हों तो बेहतर होगा। 6 to 8 में भी कंपटीशन अधिक है, तो अपना जो है भविष्य का ध्यान रखते हुए और बीपीएससी आयोग के द्वारा या जो आयोजित हो रही है बीपीएससी टीआरई 2 उसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिए नहीं गए हैं और भविष्य में वो कोई भी एक्शन लेने में स्वतंत्रता रखता है। क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि जो है आपका लाइक्स और कमेंट्स करने के बाद भी आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, आप पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस प्रकार जो है तौबा मचाने से कोई काम होगा नहीं। सरकार, आयोग, विभाग जो चाह रही है वही कर रही है, तो आप जो है मोल जो है खतरा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य बिंदु थी वो सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया कि यह जो एनआईएस डीएलएड का जो फैसला है वो बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले से काफ़ी अलग है। छठे फेज में लगे हुए बीएड धारी को निकाला जा सकता है, लेकिन एनआईएस डीएलएड धारी को नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए कि बीएड के मामले में जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जिस तिथि को गजट नोटिफिकेशन एनसीटीई का 28/6/2018 रद्द किया गया है, उसी आदेश को जो है कंटिन्यू रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो वह उस दिन से ही मान्य होने की संभावनाएं हैं। लेकिन चूंकि एनआईएस डीएलएड का पूर्व में किसी भी कोर्ट के द्वारा इसे अमान्य नहीं किया गया था, 28 नवंबर 2023 को प्रथम बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला आया है, इसलिए 28 नवंबर से ही मान्य होंगे। उससे पूर्व 27 नवंबर 2023 तक जिनका नियुक्ति हो चुका है उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर जो है खतरा है और आगे की भर्तियों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों पर भी खतरा है। और भविष्य में प्रयास जारी है। अभी कानूनी दांवपेच भी बहुत हैं, रास्ते अभी खुले हैं, भले ही कठिन रास्ता हो सकता है एनआईएस डीएलएड को भविष्य में मान्यता प्रदान कर दिया जाए,
तो भविष्य की बातें जो है अभी अंधकार की गर्त में है। भाई लोग लगे हुए हैं, काफ़ी खर्च है, कठिन रास्ते हैं, लेकिन चलने के लिए जब ठान लिया है लोग तो उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। जो सक्षम है वो सपोर्ट करें, साथीगण प्रयास करते रहेंगे। हो सकता है कि फिर से जो है बुझे हुए दीपक जल जाएँ और 14 लाख परिवार के घरों में जो है फिर से उजाला छा जाए। तो ऐसी शुभकामनाएँ और कामनाएँ के साथ हम जो है आपसे विदा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको संतुष्टि हुआ होगा और कई सारे समस्याओं को एक ही साथ समाहित रूप से समाधान मिला होगा। तो जो भी हमारे साथीगण फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार जो है गंभीर समस्याओं का सरल और सटीक समाधान जो है आपको मिलते रहें। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन जो गंभीर समस्याएँ या मुद्दे होंगे उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत दिनों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।